Hello students, we are starting with the topic that is called as a basic principles of organic chemistry. This is one of the beginning chapter of your organic chemistry. So listen students, I will teach whenever I will teach in two languages. One is English, one is in Hindi because I think that is more closer. So let us begin with the topic. Now here ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है ये आप लोग को मैं बताऊंगा। पहली चीज़ तो आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन हो नहीं रहा है यहाँ पे, ये वीडियो लेक्चर है इसलिए मैं इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछ पाऊँगा। देन ऑल्सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जहाँ तक हम लोग जानते हैं, हम जानते हैं कि ये कोई ऐसा कंपाउंड होता है जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है, लेकिन ये केवल एक उसका छोटा सा जो है डेफिनेशन है दैट कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। बट अपार्ट फ्रॉम दिस इट हैज़ गॉट बिग पिक्चर। ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने आप में बहुत सारी चीज़ों को समेटे हुए है। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स आते हैं जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड या तो प्रेजेंट होता है या पूरी तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड का बना होता है। तो बेसिक हमारा जो नॉलेज है ऑर्गेनिक कंपाउंड में के बारे में वो यही है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर कार्बन होता है। लेकिन आज आप लोग थोड़ा और उसके बारे में जानोगे। तो पहला चैप्टर जो है वो प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताता है, बेसिक प्रिंसिपल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखो आप लोगों को ट्वेल्थ में पूरा पार्ट 2 में आता है, ठीक है। सो देखो अब आपको दिख रहा है कुछ जैसे कि ये पेट्रोलियम, पेट्रोल दिख रहा है, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जब मैं बोलता हूँ क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको ऑयल वेल से मिलती है। अब क्रूड ऑयल को ऑयल वेल से निकाला जाता है, उसके बाद उसको फिल्टर किया जाता है या डिस्टिल किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। व्हेन वी गो फॉर द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल, हमको बहुत सारे फ्रैक्शंस मिलते हैं, जैसे स्पिरिट हो गया, ऑयल, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, वैक्स हो गया, गैसेस हो गए, ठीक है। सो ऑल दीज आर सॉलिड वैक्सेस हो गए। सो ऑल ये जो फ्रैक्शंस मिलते हैं सभी जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। दूसरा आता है, देखो अभी आपका बेसिक लाइफ स्ट्रक्चर है। बेसिक लाइफ स्ट्रक्चर जो होता है आपका डीएनए आरएनए, डायराइबो न्यूक्लिक ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। सो डीएनए आरएनए जो होता है, जो हमारे सेल्स के अंदर हमारा क्रोमोजोम्स डिसाइड करता है, हमारी ट्रैड्स डिसाइड करता है, दैट इज ऑल्सो नथिंग बट दे आर मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये अलग बात है, इसके अंदर बिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। बिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को मिला करके ये डीएनए आरएनए बनता है। नाउ कम टूवर्ड द, अब आपके सामने कुछ और पिक्चर्स आ रही हैं, जैसे पेंट्स आ रहा है। अब ये पेंट्स क्या होता है, पेंट्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ये जो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स दिख रहा है, ये प्लास्टिक प्रोडक्ट्स भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। हम्म फिर उसके बाद आपको फूड प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं। अब आप बोलोगे भाई फूड प्रोडक्ट्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे आ गए। देखिए हमारे बॉडी के अंदर भी बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्म में ही होती हैं। जैसे आपका प्रोटीन्स हो गया, विटामिन्स हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, ओके, प्रोटीन्स, विटामिन्स, लिपिड्स, फैट्स, ओके, ऑल दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, सॉरी मिनरल्स तो आपके न्यूट्रिएंट्स हो गए, ठीक है, वो कैल्शियम मैग्नीशियम हो गया, लेकिन इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, हाइड्रेट्स, विटामिन्स, फैट्स, ऑल दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लिपिड्स, हाँ, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंस है। अब अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि एक प्रोडक्ट्स कहाँ कहाँ पे यूज़ आता है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। शैम्पू, ठीक है, आप देखो एक एक करके देखते जाओ। शैम्पू, शैम्पू तो आप डेली यूज़ करते हो, मतलब रेगुलरली यूज़ होता है। गैसोलिन, गैसोलिन क्या होता है, पेट्रोल। परफ्यूम्स, परफ्यूम्स के अंदर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। लोशन, जो भी लोशन लगाया जाता है अपने बॉडी में, बॉडी लोशंस होता है। ड्रग्स, हाँ यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपकी पूरी फार्मा इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, वो पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड है। उसके सॉल्वेंट्स, उसके रिएजेंट्स, उसके जो भी है जिससे बन रहा है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बिना अधूरा है, इनकम्प्लीट है। इट इज़ इनकम्प्लीट विदाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ड्रग्स, ड्रग्स मीन्स फार्मा।
नाउ फूड एंड फूड एडिटिव्स, अभी फूड को तो मैंने बता दिया, फूड के अंदर कितनी सारी चीज़ें होती हैं, लिपिड्स, प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। अब फूड एडिटिव्स क्या होती हैं? जो कलरिंग एजेंट्स हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है, उसके बाद उसको प्रिजर्विंग एजेंट्स जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये सब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है। प्लास्टिक्स, अभी मैं आपको फोटो दिखाया था प्लास्टिक्स का, तो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक क्या होता है? वो भी पॉलीमर है। तो पॉलीमर क्या है? पॉलीमर भी वही है। यहाँ पे नीचे देखो लिखा हुआ ना, प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक के पॉलीमर है। नीचे एक और चीज़ लिखा हुआ है, सिंथेटिक फैट्स। आप एरो पे ध्यान दो, सिंथेटिक फैट्स मतलब आपके जो भी सिंथेटिक फैब्रिक्स। अभी फैब्रिक्स क्या होते हैं? जो आपके धागे बनते हैं, थ्रेड, वो भी आपके पॉलीमर होते हैं। तो चाहे प्लास्टिक्स पॉलीमर हो, चाहे आपके धागे हो, फैब्रिक्स हो, नायलॉन, टेरी कॉटन, एवरीथिंग दे आर मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। पेपर, पेपर भी सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज क्या हो गया? बेसिक स्ट्रक्चर, वो भी कार्बन से बना हुआ है, ठीक है। तो आपके जैसे ग्लूकोज, अभी आपके बहुत शुगर इंडस्ट्री में शुगर हो गया, तो वो भी ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये सब क्या है? ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इंसेक्ट रिपेलेंट, इंसेक्टिसाइड्स जो वगैरह होते हैं, ये सब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कम पेंट्स। अभी आपको बताया था मैंने पिक्चर में पेंट। तो पेंट क्या होता है? पेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। मॉथ बॉल्स मतलब नैप्थलीन वगैरह, देखो आपको जो रोडेंट्स वगैरह भगाने के लिए हम लोग रखते हैं, हाँ ठीक है। एंजाइम्स, नाउ एंजाइम्स आपका नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, तो कैटालिस्ट जैसे है, या फिर आपके बॉडी के अंदर एंजाइम्स है, बहुत सारे एक्टिविटीज़ करते हैं, वो भी ऑर्गेनिक कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं। नेल पॉलिश रिमूवर, वुड, कोल। ये वुड कोल क्यों आ गए यहाँ पे? अरे वुड कोल भी तो हाइड्रोकार्बन है, जैसे हमारा पेट्रोल हाइड्रोकार्बन होता है, वुड कोल भी हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन एक अलग पार्ट आता है, लेकिन वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाइड्रोजन और कार्बन का बना होता है। नेचुरल गैस, ठीक है, नेचुरल गैस। सॉल्वेंट्स, बहुत सारे सॉल्वेंट्स जो होते हैं, आप पानी को अगर छोड़ दो, पानी के अंदर कार्बन नहीं होता है, लेकिन अगर आप बाकी देखो, जैसे ईथर है, इथेनॉल है, ठीक है, आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड है, बेंजीन है, ऑल दीज आर द सॉल्वेंट्स। तो इसके अंदर, सभी के अंदर आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है। फिर होता है फर्टिलाइजर्स, जो भी हम लोग फर्टिलाइजर्स खेतों में डालते हैं, वो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। उसमें बहुत सारे विटामिन, जैसे मैंने बताया, विटामिन में भी होता है। डाइज, जो आपके कलरिंग एजेंट्स होते हैं, कपड़े में लगाए जाते हैं, कहीं पे भी, जैसे जैसे हमने पेंट्स बताया, उसमें भी डाई पड़ा होता है। तो डाई क्या होता है? वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। सोप, डिटर्जेंट्स, ये सब भी होते हैं। कैंडल्स, एसफाल्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिस्ट मैंने बहुत थोड़ी दिखाई है, ऐसे बहुत सारे आइटम्स हैं जो आपका डेली लाइफ में यूज होता है, एंड दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट था। दूसरी पार्ट आती है हमारी ऑर्गेनिक कंपाउंड में बेसिक स्ट्रक्चर, जैसे डेफिनेशन में कहा है कि व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द सब्सटेंस विच कंटेन्स कार्बन और कार्बन कार्बन बॉन्ड। सो बेसिकली इट कंटेन्स कार्बन इन इट्स स्ट्रक्चर। नाउ कार्बन इसका स्केलेटन है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ये बेस है। अब कार्बन ही क्यों है, ठीक है, कोई दूसरा कंपाउंड एलिमेंट भी हो सकता था। नाउ कार्बन की खास बात ये होती है कि कार्बन बहुत सारे बॉन्ड फॉर्म करता है, टेट्रावेलेंट होता है, और वो रिएक्टिव उतना नहीं होता है, इसीलिए केमिकल रिएक्शन कम है, तो वो उस जगह पे स्थिर रहेगा, इट विल बी स्टेबल। ओके, वो आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा मैं। लेकिन अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से चैप्टर आपका जो है थियोरेटिकल पार्ट चालू होता है। तो सबसे पहले आता है to represent the structural formula of organic compound. So you can see how to represent the organic formula of organic compounds. अब हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, देखो हम चीज़ों को देखते हैं ना, केवल हमने उसको रिटन फॉर्म में लिख रहे हैं, तो हमको समझना होगा कि भाई ये कैसा रिएक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है। तो हमको, अब तो 10th में पढ़े होंगे आपने, 11th में 10th में पढ़ा होगा आपने कि हम कैसे इसके रिएक्शंस लिखते हैं। तो हर एक एलिमेंट्स का अपना सिंबल होता है, ये तो आप जानते ही हो, और उस एलिमेंट्स का सिंबल के साथ उसका फॉर्मूला आता है, ठीक है। जैसे वाटर है, वाटर ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, लेकिन उसका फॉर्मूला क्या है अगर मैं लिखना चाहूँ तो? अब देखो यहाँ पे वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, ठीक है। तो ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, तो हमको पता चल जाएगा भाई वाटर यानी पानी, पानी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया? H2 हो गया, ठीक है। अभी इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? CO2। तो हमको पता चल गया कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? CO2। इसी तरीके से जितने भी आपके केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फॉर्मूला।
नो व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू रिप्रेजेंट देम बाय द केमिकल फॉर्मूला, हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे ना। इसी तरीके से जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, दे आर देयर स्ट्रक्चर, उनको स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, देखो अब हम लोग उस चीज को तो सामने देख नहीं रहे, हम पेपर पे देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो इतने माइक्रो स्ट्रक्चर होते हैं कि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं, लेकिन वही मॉलिक्यूल को मिला करके अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं तो हमको लिक्विड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में हमको दिखाई देता है, हम उसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। लेकिन सिंगल मॉलिक्यूल को हम नहीं देख सकते, बहुत छोटा होता है, ठीक है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। हमने बहुत सारी स्टडीज़ की हैं, इतने दिनों तक स्टडी की गई है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो उस बेसिस पे सिंबल तो आपको पता है कि सिंबल से हमको पता चल जाता है कि भाई क्या है, कौन सा एलिमेंट है, लेकिन अब उस एलिमेंट में जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक उसके ऊपर है कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। पेपर पे हमको लिखना हो, बताना हो तो कैसे बताएंगे। तो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं लुईस स्ट्रक्चर, ठीक है। आगे मैं ये सब डिस्कस करूंगा। सबसे बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिससे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लुईस स्ट्रक्चर। अभी आप लोग को मैं एक स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। हाँ, ये देखो, ये है आपका लुईस स्ट्रक्चर। अब लुईस स्ट्रक्चर में ये किसका स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको मीथेन का स्ट्रक्चर, ठीक है। मीथेन अगर आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते होंगे या ना भी जानते हो, तो मीथेन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं CH4 करके, ठीक है। तो ये मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, ठीक है। पूरा एक चैप्टर आपको पार्ट 1 में पढ़ाया जाएगा जिसमें आपको बताया जाएगा व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, व्हाट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला, लेकिन ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। मतलब एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, और ये बन गया आपका मीथेन। अब मीथेन का स्ट्रक्चर कैसे रिप्रेजेंट होगा, तो सबसे सिंपल वे है, उसको हम लोग लुईस स्ट्रक्चर से बताते हैं। तो लुईस स्ट्रक्चर में हम क्या बताते हैं कि कार्बन, ये देखिए आपको ये जो दिख रहा है स्ट्रक्चर, कार्बन और उसके 4 हाइड्रोजन जो होते हैं वो कैसे जुड़े हुए हैं, उनके बीच में कैसी बॉन्डिंग होती है, ठीक है। आप लोग लास्ट ईयर तो पढ़े होंगे कि हर एक जो होता है एलिमेंट मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड से जुड़ा रहता है। अभी देखो, अब आपको ये कार्बन दिख रहा है, उसके चारों तरफ 4 हाइड्रोजन दिख रहा है। तो अब मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूं, इसको कई तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो सबसे सिंपल है लुईस स्ट्रक्चर। ये देख रहे हो आप लोग, ये जो यहाँ पे दिखाया हुआ है, आप लोग इस पे ध्यान दो, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है। अभी इसके अंदर हम लोग उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बताते हैं। क्या बताते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अभी आपको पता है कार्बन हाइड्रोजन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है आखिरी शेल में, हाइड्रोजन के अंदर कितना होता है, हाइड्रोजन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो कार्बन के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कार्बन के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सपोज मैं उसको रेड कलर से यहाँ पे ऐसे बता रहा हूँ, 1 2, ठीक है, एंड 3 एंड 4, ये 4 आउटर शेल में कार्बन का, अगर आप देखोगे कार्बन के वैलेंस शेल में, या उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, या वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इसी तरह जो हाइड्रोजन होता है, अगर मैं हाइड्रोजन को दूसरे कलर से बताऊँ, खैर लिख देता हूँ इसी कलर से, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओके, लेट अस सी। अभी हाइड्रोजन का मैंने मान लो इलेक्ट्रॉन बताया बाय, किससे रिप्रेजेंट किया, ब्लू कलर से, ठीक है। उसकी आखिरी शेल में हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है, उससे ज़्यादा होता नहीं, तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे बताया। तो आप देखो, अब मैंने कुछ नहीं बताया, बॉन्ड कैसे बताया, कैसे जुड़ा हुआ है, देखो इस तरीके से कि हमने उनको इलेक्ट्रॉन को डॉट के रूप में बता दिया कि ये डॉट्स इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ब्लू कलर जो है वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, और रेड कलर जो है वो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है। तो देखो एक बॉन्ड यहाँ बन गया, एक बॉन्ड यहाँ बन गया, एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज विच स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज ए लुईस स्ट्रक्चर। तो अभी हमने जो चीज़ डिस्कस किया उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज लुईस स्ट्रक्चर। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज ए लुईस स्ट्रक्चर। जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस्ड लुईस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आपका आता है लुईस फॉर्मूला। सो लेट अस सी व्हाट इज लुईस फॉर्मूला, ठीक है। नाउ लुईस फॉर्मूला, एक स्लाइड आपको और दिखाऊंगा मैं, सी दिस इज,
इस लुईस फॉर्मूला को हम लोग डैश स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज डैश स्ट्रक्चर? अभी डैश स्ट्रक्चर मतलब होता है, डैश मतलब होता है एक लाइन, ठीक है। यू कैन सी, सॉरी, नाउ यू कैन सी ओवर हियर व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर दिस, ये सेम एग्जांपल लिया हुआ है। अब इसमें देखो दोनों स्ट्रक्चर में फर्क क्या है। इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने कार्बन हाइड्रोजन को बॉन्ड को रिप्रेजेंट करके बता दिया है। वी हैव रिप्रेजेंटेड दैट बॉन्ड। जैसे मान लो ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। तो हमने क्या किया कि उसके बॉन्ड को हमने इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में नहीं बताया, मतलब हमने कंसिडर किया, हमने उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया ऐसे बॉन्ड के रूप में, ठीक है। इसको बोलते हैं डैश। सो दिस इज कॉल्ड एज अ डैश स्ट्रक्चर। अगर हम लोग लाइन खींच देते हैं उसको बोलते हैं डैश। तो जस्ट हमने इलेक्ट्रॉन्स नहीं बताया, यहाँ पे आपने लाइन खींच दिया कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, ये देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है। मतलब एक लाइन का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का। तो इसको हम लोग जनरली बोलते हैं डैश फॉर्मूला। सो दिस इज नोन एज ए डैश फॉर्मूला और लुईस फॉर्मूला। तो आपको समझ में आ गया लुईस फॉर्मूला क्या है? सॉरी, यू कैन सी दिस वन। सो दिस इज कॉल्ड एज ए Lewis formula. This is Lewis formula. So we have discussed two things. What is Lewis structure? What is Lewis formula? Next comes what is condensed formula. हाँ, अभी हम अगर किसी फॉर्मूला को, मान लो छोटा स्ट्रक्चर है तो ठीक है, लेकिन अगर आपके सामने कोई बड़ा स्ट्रक्चर आ जाता है, अभी तक जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया उसके अंदर खाली एक ही कार्बन के स्ट्रक्चर बताया, लेकिन मान लो एक कार्बन से बड़ा स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है। मान लो यहाँ पे आ गया, एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। मान लो आपके सामने यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन आ गया या 5 कार्बन आ गया, तो हर बार हम इसको ऐसा लिख के तो बता नहीं सकते। अब एक कार्बन के साथ हमारा मान लो एक सिंपल सा कंपाउंड है जिसको पेंटेन बोलते हैं, तो यहाँ पे इसे एक हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा, ठीक है। आगे आप लोग समझोगे कैसे हाइड्रोजन जुड़ा रहता है, लेकिन यहाँ पे हर एक कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती है। अगर हाइड्रोकार्बन है तो उसके आजू बाजू हाइड्रोजन रहेगा। टेट्रा मतलब देखो हर हर एक कार्बन की 4 बॉन्ड है, हर एक कार्बन का आप 4 बॉन्ड देख सकते हो। तो इतना लंबा स्ट्रक्चर लिखने के बजाय मैं क्या इसको छोटा कर सकता हूँ? अगर मैं इसको छोटा कर दूं तो वो हो जाता है उसका कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी मैंने इसको बड़ा करके दिखा दिया, ओके। अभी इसी स्ट्रक्चर को जो मैं इतना टाइम लिया मैंने बनाने के लिए या दिखाने के लिए, उसके डैश फॉर्मूला से दिखाया। ये डैश फॉर्मूला है, देख रहे हो, मैंने कहा बॉन्ड को डैश के फॉर्म में दिखाया। तो मैं अभी डायरेक्टली उसका लिख सकता हूँ कि भाई कंडेंस्ड फॉर्मूला में लिख सकता हूँ। ये मतलब कितने सारे कार्बन है, 1 2 3 4 5। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि भाई ये जो है C5 है, ठीक है। और कितने हाइड्रोजन है, तो ये देखो 5 2 10 11 12, तो हाइड्रोजन हो गए 12। तो मैंने इसका पूरा फॉर्मूला को छोटा करके लिख दिया, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज ए कंडेंस्ड फॉर्मूला, ठीक है। और भी छोटा, इससे भी कम छोटा कर सकते हैं, ये एक तरीका है। तो मैं आपको और एग्जांपल बताता हूँ। ये देखो, आपको जो ऊपर दिखाई दे रहा है, ये ऊपर वाला एग्जांपल आप देखिए, यहाँ पे ये जो दिख रहा है, यहाँ पे मुझे ये जो है कंडेंस्ड फॉर्मूला करके दिखना है। मतलब कि यहाँ पे मैंने क्या किया, बेसिकली फॉर्मूला को मैंने बॉन्ड वॉन्ड नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, मैं उसको छोटा करके लिख दिया। तो यहाँ पे मैंने उसको CH3 CH CH2 CH3 Br करके लिख दिया, ठीक है। मैं एक एग्जांपल और बताता हूँ आपको इजीली समझने के लिए। मान लो यहाँ पे अभी सेम एग्जांपल आपको था, जहाँ पे आपका पेंटेन है, पेंटेन मतलब 5 कार्बन है, तो आजू बाजू वाले का हम लोग तो मिथाइल ग्रुप बता दिया, लेकिन बाकी का जो बीच का CH2 था उसको हमने शॉर्ट में क्या लिखा, हमने CH2 को हर बार नहीं लिख के, कितने CH2 थे वहाँ पे आपने देखा होगा, मैंने पेंटेन बताया था 3 CH2, तो मैंने शॉर्ट में यहाँ पे 3 ब्रैकेट में CH2 3 डाल दिया और आजू बाजू का मिथाइल ग्रुप बता दिया। इसमें बॉन्ड भी बताने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया पेंटेन का कंडेंस्ड फार्मूला। जो भी आपको मैंने फार्मूला लिख के दिखाया था ना, उसी को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। मतलब C5H12, तो C5H12 कितना हो गया, 3 2 6 7 8 9 10 11 12, और कार्बन कितने हो गए 3 4 5। तो इसका फॉर्मूला, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया C5H12, और मैंने उसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट करके आपको दिखा दिया, ठीक है। मैंने शॉर्ट में ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया है,
ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज ए कंडेंस। कंडेंस मतलब उसको सिकोड़ देना, उसको छोटा कर देना फॉर्मूला को। तो मैंने फॉर्मूला को जो बड़ा था अभी आपको दिखाया था उसको मैंने छोटा करके लिख दिया, ठीक है। मैं इसको बॉन्ड करके बड़ा करके अभी मैंने डैश फॉर्मूला दिखाया था उसको छोटा करके लिख दिया, ठीक है। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज अ कंडेंस्ड फॉर्मूला। तो यही जो मैंने आप लोग को अभी यहाँ पे लिख के दिखाया ना ये फॉर्मूला, उसी को मैंने छोटा करके लिख दिया, दिस सेम फॉर्मूला। यहाँ पे जो C5 ये एक्चुअली दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला था, और जो मैंने छोटा करके दिखाया वो कंडेंस्ड फार्मूला था, ठीक है। तो दैट यू माइट हैव अंडरस्टूड। नाउ कमिंग टुवर्ड द नेक्स्ट वन। तो ये चीज़ें हो गई मेरी, मैं कौन कौन सा पढ़ा चुका, लुईस स्ट्रक्चर पढ़ा है, लुईस फार्मूला पढ़ा है, कंडेंस्ड फार्मूला पढ़ा है। अब नेक्स्ट आता है आपके पास बॉन्ड, लाइन फार्मूला और जिगजैग फार्मूला। अब मुझे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करना है किस तरीके से, उसी उसी कंपाउंड को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, मान लो किसी भी कंपाउंड को। तो मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई कंपाउंड है, अभी पेंटेन मैंने बताया था, ठीक है। तो मैं पेंटेन को कैसे सीधे नहीं लिख करके, देखो मेरे पास 1 2 3, मान लो मेरे पास ये फॉर्मूला है, ये मेरे पास कोई कंपाउंड है, प्रोपेन है, ठीक है। चलो प्रोपेन ले लेता हूँ, ठीक है। तो प्रोपेन में क्या करते हैं, यहाँ पे इसका फॉर्मूला है प्रोपेन का CH3 CH2 CH3, ये फॉर्मूला है प्रोपेन का, CH3 CH2 CH3, 3 कार्बन है। तो मैं इसको अगर ऐसे लिख देता हूं, कंप्लीट हो गया ये स्ट्रक्चर। अब आप सोचो कि ये कैसे कंप्लीट हो गया, ये होता है जिगजैग। अगर मान लो, क्योंकि यहाँ पे ये माना जाता है कि बीच में अगर कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन है, और ये जहाँ पे कुछ नहीं, ये जो ओपन एंड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मिथाइल ग्रुप को। ये देखो, ये ओपन जो एंड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मिथाइल ग्रुप को, और ये जो बीच वाला है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ये मिथिलीन ग्रुप को, जो CH2 बीच में है। तो हम खाली सिंपली इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे मिथाइल ये ग्रुप हो जाएगा और मिथिलीन ग्रुप यहाँ बीच में आ जाएगा। मैं और एग्जांपल आपको बताता हूँ। ये देखो, मान लो मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताता हूँ, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, ठीक है। मैं आपको ये ब्लैंक में बताता हूँ, अच्छे से समझेगा, ठीक। यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 4 कार्बन, 5 कार्बन। पेंटेन वाला फॉर्मूला ले लेते हैं वापस। तो यहाँ पे पेंटेन में क्या है, CH3 है एंड पे, और यहाँ पे क्या है, CH3 है, ठीक है। और बीच में क्या है, बीच में आपका CH2 था, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये 3 कार्बन पे 2 हाइड्रोजन आ गए हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका। नाउ दिस फॉर्मूला अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखना चाहूँ, इसको मैं किस फॉर्म में, जिगजैग फॉर्म में लिखना चाहूँ, दैट इज कॉल्ड एज ए जिगजैग फॉर्मूला। ओके, नाउ हाउ आई कैन राइट दिस जिगजैग फॉर्मूला। जिगजैग मतलब ऐसे 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 ऐसे। अब देखो मैं ऐसे करता हूँ, एक कार्बन जो एंड पे था, दूसरा, तीसरा कार्बन, चौथा, पांचवा, 5 हो गए। अगर मैं इसको एक डॉट मानता हूँ, एक कार्बन मिथाइल ग्रुप यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, मतलब पहला यहाँ पे था, सेकेंड यहाँ पे था, थर्ड यहाँ पे था, फोर्थ यहाँ पे था, और फिफ्थ यहाँ पे था कार्बन। तो ये देखो, ये अगर मैं खाली इसको ऐसे लिख देता हूँ ये जिगजैग फॉर्म में, तो ये पूरा फॉर्मूला समझ जाओ कि ये है। अंडरस्टूड दिस। मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो ओपन एंड है यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, ये वाला मिथाइल ग्रुप यहाँ पे ओपन एंड में आ जाएगा, ये वाला मिथाइल ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा, ये सेकेंड वाला मिथिलीन यहाँ पे आ जाएगा, थर्ड वाला मिथिलीन यहाँ पे आ जाएगा, और फोर्थ वाला मिथिलीन यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं सिंपली इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लाइक दिस, पूरे पेंटेन को, या फिर ऐसे भी लिख सकता हूँ, आप ऐसे भी लिखो, कैसे भी लिखो, लेकिन जिगजैग फॉर्म में लिखो, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज ए अनदर मेथड, एंड दिस नाउ वी हैव टोल्ड इट इज कॉल्ड एज ए जिगजैग और बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। इसको हम लोग बॉन्ड लाइन बोलते हैं, खाली बॉन्ड की लाइन बताते हैं और कुछ नहीं बताते। हमने क्या बताया, खाली बॉन्ड को लाइन के रूप में दिखाया ना, इसलिए इट इज कॉल्ड एज ए बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, और वेरी कॉमनली जिगजैग फॉर्मूला। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट वन। तो हमारे कौन कौन से कंप्लीट हो गए, वी हैव कंप्लीटेड लुईस स्ट्रक्चर, वी हैव कंप्लीटेड
लुईस फार्मूला, वी हैव कंप्लीटेड कंडेंस्ड फार्मूला, जस्ट नाउ वी हैव कंप्लीटेड बॉन्ड लाइन फार्मूला। तो ये सब तरीका है हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को कौन से तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है ड्राइंग द मॉलिक्यूल इन 3 डायमेंशन। अब जितने भी हमने देखे, हम पेपर पे 2 डायमेंशन दिखा रहा है, खाली हमको ये दिख रहा है कि हाँ ये बाजू में उसके साथ क्या क्या जुड़ा है, कैसे जुड़ा है। अब हमको अगर मान लो बताना है कि भाई कौन से डायरेक्शन में है, आगे कौन सा है, पीछे कौन सा है, क्योंकि हम देखो अगर हम 3D किसी का इमेज देखते हैं तो पेपर पे ड्रॉ करना मुश्किल है, तो उसके लिए कुछ तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो बहुत सारे तरीके हैं। अगर हमको 3D स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करना है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का या ऑर्गेनिक फॉर्मूला का, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का, तो हमको कुछ रूल्स हैं या कुछ तरीके हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। नाउ लेट अस सी the next one. This is important one, not important but it is one of the part, like drawing the molecule in 3 dimension. How we can draw the molecule in 3 dimension? Let us see. सबसे पहले आता है वेज फॉर्मूला। तो हम लोग देखते हैं कि वेज फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो अभी मैंने जो बनाया ये वेज हो गया। वेज मतलब ऐसे कोई चीज़ आपको दिखती ना, पहले बड़ी सी रहती फिर छोटी हो जाती, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेज। बड़ी सी थी पतली हो गई, लाइक मैं छोटा सा एक बनाता हूँ यहाँ पे, देखो इसको बोलते हैं वेज। तो ये वेज हो गया, ठीक है। तो ये वेज हो गया। तो सबसे अभी हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो दैट इज कॉल्ड एज ए सो वेज फॉर्मूला। वी विल डिस्कस व्हाट इज वेज फॉर्मूला। ओके सी दिस इज ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस। अभी आपको एक सिंपल सा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, सबसे इजीएस्ट जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो सकता है वो मीथेन, सबसे छोटा सबसे सिंपल। अब इसको अगर मेरे को वेज फॉर्मूला बताना है तो मैं कैसे बता सकता हूँ, ठीक है। आप देखो यहाँ पे ये कार्बन बताया हुआ है, अगर मैं इसको हटा देता हूँ, देखो ये बीच में कार्बन बताया, आप एरो पे ध्यान दो, ये कार्बन है, ये इसके 4 बॉन्ड है। अभी तक हमने बहुत ही सिंपल रूप में देखा था, अभी तक हमने कौन कौन सा रूप देखा था, हमने इसके बहुत ही छोटे छोटे बहुत ही सिंपल से 2 डायमेंशनल में देखा था कि कार्बन है, लुईस डैश में देखा था, या फिर बॉन्ड फार्मूला में देखा, ये कार्बन है हाइड्रोजन है, ठीक है। अब हमको इससे खाली ये पता चलता है कि कार्बन हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है बॉन्ड से, 4 बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन। अब हमको इसका डायरेक्शन नहीं पता है। आपको होता है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसा होता है। देखो जो मीथेन होता है उसका स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल मतलब 4 कॉर्नर पे, 4 एंगल पे एग्जैक्टली इक्वल डिस्टेंस पे हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो एक प्लेन में तो होंगे नहीं, अलग अलग प्लेन में होंगे। एक प्लेन, अगर मान लो मैं इस पेज को एक प्लेन मानता हूँ, इस आप इसको समझो कि आपका जहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है आपकी चीज़, वो एक प्लेन हो गई। अब मुझे यहाँ पे 3 डायमेंशन कोई फिगर बताना है तो हमको 3 लाइंस यहाँ पे बताने पड़ेंगे। 3 लाइन की मत दिख रही है, अब 3 लाइंस दिख रहा है क्या। अब देखो यहाँ पे ये एक है सॉलिड लाइन, अभी आप समझने की कोशिश करो। एक लाइन है जिसको लिखा हुआ है सॉलिड लाइन। तो सॉलिड लाइन रिप्रेजेंट करता है विद इन प्लेन, जो भी बॉन्ड विद इन प्लेन है वो सॉलिड लाइन बताता है, सिंपल लाइन, ठीक है। एक होता है वेज लाइन, ये होता है वेज लाइन, ये बोल्ड कलर का देखो, ये मोटा सा दिख रहा है ना, दिस लाइन वेज शेप में, इसको बोलते हैं वेज लाइन। तो वेज लाइन बताता है कि जो भी चीज, जो बॉन्ड हमारी तरफ आ रहा है टूवर्ड्स द रीडर, मतलब समझो कि ये बॉन्ड प्लेन के हमारे हमारे प्लेन में आ रहा है, हमारी तरफ आ रहा है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन जो है वो प्लेन में ना होकर के ऐसे ऊपर आकर के अपनी तरफ आ रहा है। और दूसरा है डैश्ड लाइन। अब डैश्ड लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो ये डैश थोड़ा सा वेज शेप में ही है लेकिन डैश शेप में है, डैश लगा हुआ है यहाँ पे, डैश लाइन। तो ये डैश लाइन है, ये पेपर के या आपका डिस्प्ले के अदर साइड जा रहा है, मतलब इसके पीछे जा रहा है। मान लो आपका डिस्प्ले है, डिस्प्ले के पीछे है, तो आप ये समझने की कोशिश करो कि ये स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। तो हम 3 चीज़ों से बता रहे हैं, हम लोग सॉलिड लाइन यूज़ किया, हमने वेज लाइन यूज़ किया, ये देखो वेज लाइन है यहाँ पे, इसको वेज लाइन बोलते हैं, इसको डैश लाइन बोलते हैं। तो सॉलिड लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके ये मान लो ये 2 बॉन्ड हैं, ये दोनों बॉन्ड
एक ही प्लेन में है, आपका जो प्लेन है उसी प्लेन के अंदर है, और ये हमारी तरफ आ रहा है, ठीक है। ये जो बोल्ड वाला है ये बॉन्ड अपनी साइड आ रहा है, और जो डैश वाला है वो डिस्प्ले के अदर साइड जा रहा है, मतलब पीछे जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ वेज फॉर्मूला, ठीक है। वही चीज यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द वेज फॉर्मूला। नाउ कमिंग टूवर्ड द नेक्स्ट वन, अब हमारे पास नेक्स्ट आता है फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। लेट अस सी व्हाट इज फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। इस फार्मूला को हम लोग और क्या बोलते हैं, क्रॉस फार्मूला। तो इसके दो नाम है, एक नाम है फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, एक नाम है क्रॉस फार्मूला। सो लेट अस सी हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय यूजिंग फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला इन थ्री डायमेंशन, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये देखो आप, यू कैन सी टुवर्ड द फिशर प्रोजेक्शन। 1 minute, I think this formula has not been displayed. अच्छा, ठीक है, ओके, आई विल टीच यू व्हाट इज फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। देखो मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। अभी देखो, आपको कोई भी कंपाउंड है उसको हम सिंपली, कोई बड़ा स्ट्रक्चर है मान लो आपके सामने, कोई बड़ा स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मैंने सीधी लाइन खींच दी, वर्टिकल लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने दो चीजें बता दी, लाइक दिस, दो बॉन्ड यहाँ पे बता दिया, ठीक है। तो ये देखो आपका मतलब क्या है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कोई बॉन्ड है, यहाँ पे कोई बॉन्ड है, ये एक चेन है यहाँ पे बना हुआ कार्बन का। आप इसको ऐसे समझने की कोशिश करो, इस तरीके से, ठीक है। तो ये सेम है, इट इज सेम लाइक दिस, ठीक है। अब यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर मान लो CH3 है यहाँ पे, ओके, और यहाँ पे मान लो कुछ है CH3 यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ आप लिख दो, आप CH3 लिख दो, ठीक है, और यहाँ पे आप CH3 लिख दो, यहाँ पे कुछ लिख दो, कोई कंपाउंड है X मान लो, और यहाँ पे कोई है मान लो, कंपाउंड मतलब ग्रुप OH। इसी तरीके से सेम यहाँ पे है, हमने पूरा नहीं दिखा करके यहाँ पे ऐसे दिखा दिया है CH3। देखो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं फिशर प्रोजेक्शन, FISCHER, फिशर प्रोजेक्शन। तो आप देखो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया इसको CH3, यहाँ पे भी CH3 आ गया। तो जैसा कि हमने वेज फॉर्मूला में देखा उसी तरीके से है, खाली आपको समझने में थोड़ा सा यहाँ पे अलग आएगा। देखो यहाँ पे कन्वेंशंस कैसे बताए जाते हैं, यहाँ पे कन्वेंशंस ऐसे बताए जाते हैं, जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन, देखो आपके पास दो वर्टिकल लाइन दिख रहा है, एक वर्टिकल लाइन दिख रहा है और दो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है। ये देखो ये यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ से यहाँ गया है, ये देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये वर्टिकल लाइन है, यहाँ से यहाँ गया है, ठीक है। तो जो भी आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है, मतलब ये वाला दिख रहा है, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल है, एक ग्रुप का मॉलिक्यूल है मिथाइल, यहाँ पे दूसरा मिथाइल है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन वाले जो भी हैं वो हमारा प्रोजेक्शन कहाँ पे होता है, हमारी तरफ होता है, उनका प्रोजेक्शन हमारी तरफ होता है, ठीक है। इसका प्रोजेक्शन हमारी तरफ है, क्योंकि 3 डायमेंशन में अगर हम देखा जाए तो इसका प्रोजेक्शन हमारी तरफ है। और ये जो बाकी के दो ग्रुप हैं ऊपर और नीचे, ये OH और X, ये प्रोजेक्शन वो बैक द डिस्प्ले हो रहा है, डिस्प्ले के पीछे है उसका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये है फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। मैं अगर इसको वेज फार्मूला के रूप में दिखाना चाहूँ, अभी आप लोग को वेज अच्छे से समझा हुआ है, तो मैं अगर इसी को मैं वेज फार्मूला के रूप में दिखाता हूँ, समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो अभी आप देखो यहाँ पे, अगर मैं इसको कार्बन को ऐसे बनाता हूँ, तो वेज फार्मूला में क्या था, हमारी तरफ जो आ रहा है उसको हम लोग डार्क में वेज शेप में बनाए, तो ये डार्क वेज वाला समझो, ये हमारी तरफ आ रहा है, ठीक है। नीचे ये भी है, और ये कहाँ पे है, ये डार्क वेज हमारी तरफ आ रहा है,
ठीक है। कौन सा ग्रुप है यहाँ पे आपका CH3 ग्रुप। यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, यहाँ पे आपका CH3 ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे आपका CH3 ग्रुप है और यहाँ पे आपका CH3 ग्रुप है, ठीक है। और ये जो है इसको मैं वेज ऐसे शेप में दिखाता हूँ, ऐसा डैश शेप में। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे कहाँ पे जा रहा है, ये देखो ये CH3 ग्रुप पे है, ठीक है। सो यू कैन सी व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। ये जो है आपका जो ये डैश दिख रहा है, वेज डैश दिख रहा है, ये डिस्प्ले के पीछे जा रहा है और ये हमारे सामने आ रहा है। तो मैंने इसको वेज फॉर्म में दिखाया है आपको समझाने के लिए कि फिशर प्रोजेक्शन कैसे वर्क करता है, कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो हमारे सामने आ रहे हैं, मतलब रीडर की तरफ आ रहा है। ये देखो ये हॉरिजॉन्टल फ्रंट ऑफ द डिस्प्ले, और ये जो जा रहा है ये लाइन डिस्प्ले के पीछे जा रही है। तो आप समझ सकते हो कि किसका एंगल कौन सा। प्लेन में कोई भी नहीं है, प्लेन में खाली ये दोनों है, ये दोनों कार्बन प्लेन में है, ठीक है। ये दोनों कार्बन प्लेन में है जो जुड़ा हुआ है, बाकी ये कार्बन प्लेन के पीछे है, ये कार्बन प्लेन के पीछे है, ये प्लेन के पीछे कार्बन मीन्स यहाँ पे सॉरी मैंने CH3 बता दिया, एक मिस्टेक कर दिया मैंने। यहाँ पे CH3 ग्रुप नहीं था, यहाँ पे आपका OH था और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे X था, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे OH है, यहाँ पे क्या है, X है, कोई X करके ग्रुप है। तो ये OH कहाँ पे है, वो प्लेन के पीछे जा रहा है, ठीक है। और X कहाँ जा रहा है, प्लेन के पीछे जा रहा है। और ये कहाँ है, प्लेन के आगे आ रहा है, ये भी प्लेन के आगे आ रहा है, हमारे सामने आ रहा है, हमारे सामने आ रहा है, ठीक है। दिखने में ऐसा दिख रहा है लेकिन हमारे सामने आ रहा है, ठीक है, एंगल। और ये कैसा है कार्बन, ये दोनों प्लेन में है। तो आप लोग को समझ में होगा व्हाट इज द फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। सो आई थिंक आई हैव कंप्लीटेड many of the things. What is left with is a Newman projection formula. Now what is Newman projection formula? Newman projection formula से हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक इसके लिए स्लाइड है, हाँ ये देखो। तो व्हाट इज न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, देखो आपको लिखा हुआ है, यहाँ पे दिखाया हुआ है। In this method, projection of the three-dimensional molecule on the plane of paper is done by visualizing the molecule by looking through a carbon-carbon single bond. ठीक है। A convention is followed to represent the front carbon by a point and a rear carbon by a circle around it. ठीक है। अभी देखो मैं आप लोग को समझा के बताऊंगा डायरेक्ट। ये देखो ये सेकेंड स्ट्रक्चर देखो। अभी आपको जो ये सर्कल दिख रहा है, आप समझो कि आपको वही फॉर्मूला है कि ये जो है आपके दो कार्बन है, हम रिप्रेजेंट उसको ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। अभी ये आई विल राइट एंड शो यू। मान लो मैं कोई एक फॉर्मूला दिखा रहा हूँ, एक कार्बन ऐसे है, दूसरा कार्बन ऐसे है, इस पे बाकी जो बॉन्ड लगे हुए हैं ये हाइड्रोजन के, तो सिंपल डैश फॉर्मूला है इसका, ठीक है। CH ये इथेन है। अब इसी इथेन को मैंने, इथेन का फॉर्मूला होता है CH3CH3, ठीक है। अभी इसी इथेन को मैं अगर न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्म में बताऊं तो ये मान लो पीछे वाला कार्बन है, ये आगे वाला कार्बन है, ठीक है। जरूरी नहीं कि हमको एक प्लेन में दिखे, एक प्लेन पे हो, ठीक है। तो जो पीछे वाला कार्बन है, हम आगे वाले कार्बन को, मान लो ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड कार्बन है, ठीक है। तो फर्स्ट कार्बन को हम डॉट करके दिखाते हैं, डॉट, जस्ट डॉट। और सेकेंड कार्बन को हम सर्कल करके दिखा देते हैं, लाइक दिस सर्कल, ठीक है। तो ये आपका पहला वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन यहाँ पे डॉट करके दिखा दिया और इस कार्बन को हमने सर्कल करके दिखा दिया, ठीक है। अब इस कार्बन से जो बॉन्ड आ रहा है वो यहाँ से अंदर से निकालेंगे, ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है। और जो पीछे वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकल रहा है वो सर्कमफ्रेंस, पीछे वाला कार्बन ये हो गया, उसके सर्कमफ्रेंस से ऐसे निकालेंगे, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन बॉन्ड,
ये पीछे वाले जो सर्कमफ्रेंस से निकल रहा है। तो इस फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं, that is called as a Newman projection formula. How it is represented? The rear carbon, that means the carbon which is back, it is represented by a circle. The carbon which is in front, it is represented by a dot. And the hydrogen which is coming out from the front carbon, that is given in the form of a spokes line coming from the point. And the hydrogen bond coming from the back circle joined to the back carbon is shown from the circumference of the circle. So that's it. I think today, for the today, it's enough, and I will continue in the next lecture. I hope so that you have understood, because I am going little bit, I think, fast for completing the portion. I will not do that, and next lecture I will go little bit slowly. Okay, thank you very much.